हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रैक्टिस मॉक। सो कैसे हो गाइस आप सब? आई होप आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। सो दोस्तों, जैसा कि गेट 2024 का एग्जाम अब बहुत ही पास आ गया है, तो उसके लिए हमने बताया था कि जो प्रैक्टिस मॉक की जो टेस्ट सीरीज है गेट के लिए वो आप देख सकते हो। अभी आपको 20% डिस्काउंट भी मिल जाएगा गेट की टेस्ट सीरीज पे, जिसमें आप गेट वाली जो टेस्ट सीरीज है उसमें आप देख सकते हो टोटल 50 प्लस टेस्ट है, जिसमें 26 टॉपिक वाइज टेस्ट है, 6 फुल लेंथ टेस्ट है, बाकी 9 सब्जेक्ट वाइज 4 सेक्शनल टेस्ट मिल जाएंगे और 5 ऑल इंडिया मॉक आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उसी ये जो अपनी गेट की टेस्ट सीरीज है, इसका जो पहला फुल लेंथ टेस्ट है वो आपके लिए क्या फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया गया है, यानी कि आप सभी लोग उस पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हो। अब सभी के लिए लाइव है, तो आप हम अभी यूट्यूब चैनल पे उसी जो पहला फ्री लेंथ टेस्ट है, फुल लेंथ टेस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सभी के लिए अवेलेबल है, उसका हम लोग यहाँ पे सोल्यूशन कर रहे थे। ठीक है, उसका सोल्यूशन हम यहाँ पे कर रहे थे। तो अभी तक अगर आपने इस टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट नहीं किया है तो आप सबसे पहले कर सकते हो कि गेट का जो फुल लेंथ टेस्ट है उसमें आप चले जाओ। वहाँ पे जो पहला टेस्ट है ये सभी के लिए लाइव है, तो आप सभी लोग सबसे पहले इस पेपर को अटेम्प्ट कर लो। उसके बाद अगर आपको उसके सोल्यूशन में कुछ डाउट आता है तो आप यहाँ पे भी आके चेक कर सकते हो। हम यहाँ पे सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन करवा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा हम ये भी डिस्कस करेंगे किस तरीके से आपको क्वेश्चन का अप्रोच लेना है, किस तरीके से क्वेश्चन को स्टार्ट करना है, सॉल्व करना, इन सारी बातों का डिस्कशन हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि देखो क्या है ना, गेट में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस तरीके से आप क्वेश्चन का अप्रोच लेना स्टार्ट करते हो और किस मतलब ठीक है, सारी बातें जैसे आप कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, इन सारी बातों की प्रैक्टिस यहाँ से आपकी हो जाएगी। तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दो। अब देखो अब टाइम बहुत कम है, तो अब आपको ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने का। और क्वेश्चन भी आप एक बार अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिया है तो अब आपको ज़रूरत है कुछ नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने का। और एक टेस्ट सीरीज मतलब एक जो माहौल होता है एग्जाम का, उस माहौल में जाके, उस इन्वायरमेंट में जाके कोई टेस्ट देना, क्वेश्चन सॉल्व करना एक अलग बात है, तो उसकी प्रैक्टिस आपको करने की जरूरत है। ठीक है, अब हम आते हैं सीधे अपने क्वेश्चन पे। जो अपना पहला फुल लेंथ टेस्ट है उसमें 50 नंबर 50th नंबर ऑफ क्वेश्चन तक आपका हो चुका था सोल्यूशन। ठीक है, अब इसके आगे का हम क्वेश्चन चेक करते हैं। ठीक है, 51 में आ जाओ। इसके आगे के क्वेश्चंस को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला काम आपका ये होगा कि आप एक बार वीडियो को पॉज कर लो, और अगर आपने टेस्ट को अटेम्प्ट नहीं किया तो एक बार क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, खुद ट्राई करो एक बार कैसे सॉल्व करना है, उसके बाद हम यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाएंगे कि किस तरीके से आप इसको मतलब आसानी से, आप बोल सकते हो कि कम टाइम में किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई मेथड होते हैं। तो एग्जाम में कौन सा मेथड आपको फॉलो करना, ये भी एक आपको आइडिया लगेगा यहाँ से। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको। यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया कि इन द गिवन फ्रेम वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट ए पॉइंट सी इज mm। आपसे ये बोला जा रहा है कि आपसे ये आपके पास एक फ्रेम है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास 80 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है। इस लोडिंग कंडीशन की वजह से इस सी पॉइंट पे वर्टिकल डिफ्लेक्शन कितना होगा। सिंपल सवाल है। इस टाइप के क्वेश्चन को लगाने के लिए आपके पास कई सारे मेथड है। ठीक है, सबसे पहला जो मेथड आप लगा सकते हैं, आप स्ट्रेन एनर्जी मेथड लगा सकते हो, आप कास्टिग्लियानो मेथड लगा सकते हो, स्ट्रेन एनर्जी मेथड लगा सकते हो। तो वो कास्टिग्लियानो एंड स्ट्रेन एनर्जी मेथड से आप क्वेश्चन सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको सुपरपोजिशन थ्योरम लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो गेट में आप ट्राई करना कि क्वेश्चन जल्दी किस तरीके से सॉल्व करने, जल्दी एंड एक्यूरेट। ठीक है, कम टाइम में भी सॉल्व करना है और एक्यूरेटली सॉल्व करना है। तो आप देखो, आप इसको स्ट्रेन एनर्जी से भी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपसे बताने वाला हूँ किस तरीके से आप यहाँ पे भी सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। तो आ जाओ इस क्वेश्चन पे। एक बार आपसे वर्टिकल डायरेक्शन डिफ्लेक्शन पूछा जा रहा है, तो आप एक बात समझो, जब आप इसका डिफ्लेक्टेड स्टेप अगर मैं देखूँ कि डिफ्लेक्टेड स्टेप इसका क्या होगा, तो आप एक बार चेक करना कि अगर मैं ये बात बोलूँ कि ठीक है, तो ये इसका डिफ्लेक्टेड स्टेप होगा। सुनना, इसका डिफ्लेक्टेड स्टेप कुछ ऐसे होगा। अगर मैं इस पे टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो टेंजेंट कुछ ऐसे होगा इस पे, ये इसको कुछ टेंजेंट है। ठीक है, अब अगर मैं थीटा की बात करूँ, देखो ये वाला एंगल, ये एंगल थीटा और ये एंगल थीटा सेम होगा। अगर मैं इसको थीटा बी ए बोलूँ और ये कितना, ये थीटा बी ए सेम होगा, थीटा बी सी थीटा बी ए के बराबर होगा।
ठीक है। आप यहाँ पे देखना, मैं ये बोल रहा हूँ कि आपके पास ये वाला बीम है, अब इस लोड की वजह से क्या होगा, इस लोड की वजह से ये बीम कुछ इस तरीके से डिप्लीट करेगा। अगर इस बात को आपको समझना है तो आप एक बार यहाँ पे चेक कर लो, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ किस तरीके से। ठीक है, अगर देखो, अगर ये वाला आपको टोटल डिफ्लेक्शन डेल्टा पता था तो आप एक बार ये वाला डिफ्लेक्शन बता दो, डेल्टा 1 कर देते, इसको हम डेल्टा 2 कर देते। ठीक है, तो आप समझो मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं कि आपके पास ये वाला जो बीम है, इस लोडिंग 80 किलोन्यूटन की वजह से अगर मैं यहाँ पे मोमेंट ट्रांसफर करूं, ठीक है, यहाँ पे टोटल मोमेंट कितना आएगा, देखो दो तरीके से, अगर मैं इसका बीडी बना दूं एक बार, तो ये वाला बीम है, यहाँ पे ये 80 किलोन्यूटन लोड की वजह से आप एक मोमेंट आएगा बी पॉइंट पे, और कितना मोमेंट आएगा, ये मोमेंट आएगा आपके पास कौन सा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 80 इंटू दिस लेंथ 4 मीटर। ठीक है, 80 इंटू 4 का यहाँ पे क्या आएगा, क्लॉकवाइज मोमेंट आएगा, और इसकी वजह से ये वाला बीम कुछ ऐसे शिफ्ट करेगा आगे की तरफ, ये कुछ इस तरीके से बेंड करेगा। और यहाँ पे इसका जो आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे इसका जो थीटा होगा, ये थीटा बी ए निकाल सकते हो यहाँ से आपको जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया थीटा बी ए। ठीक है, और दूसरी बात, अब जब ये थीटा बी ए इस तरीके से मूव करेगा, तो अगर ये वाला बीम ऐसे मूव करेगा तो इसका ये वाला पोर्शन ऐसे हॉरिजॉन्टली मूव कर जाएगा, ये हो जाए टेंजेंट अगर इसका ड्रॉ करो, और ये वाला जो पोर्शन है, अब इसके नीचे वाला जो पोर्शन है, ये बीम कुछ इस तरीके से बेंड कर जाएगा इस लोडिंग 80 किलोन्यूटन की वजह से, अगर हम इसको कंसीडर कर ले एज ए कैंटिलीवर। ठीक है, तो आप चेक करना, मैं टोटल डेल्टा की जो वैल्यू होगी, डेल्टा क्या होगा टोटल, यहाँ पे नोट कर लो, डेल्टा होगा डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। अब आपको डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 की वैल्यू निकालना है, तो आप देखो डेल्टा 1 क्या होगा ये चेक करना है। जो डेल्टा 1 की वैल्यू मैं बता रहा हूँ क्या होगा, डेल्टा 1 मैं बता रहा हूँ इसकी वजह से जो यहाँ पे डिफ्लेक्शन आ रहा है, इस अपन जो 80 किलोन्यूटन का जो लोड है, इसकी वजह से यहाँ पे एक मोमेंट ट्रांसफर होगा 80 इंटू 4 का, और ये 80 इंटू 4 जो ये आपका वर्टिकल मेंबर है, इस वर्टिकल मेंबर को आगे की तरफ बेंड करवाएगा। इसको इस तरीके से अगर डिफ्लेक्ट करवाया, तो इस डिफ्लेक्शन की वजह से ये एंगल थीटा बी ए बनेगा। अगर ये एंगल थीटा बी ए बनेगा तो ये जितना इधर मूव किया, ये बीम जितना इधर बेंड किया, उतना ही एंगल से ये इधर मूव कर जाएगा, ये वाला मेंबर जो है। ठीक है, तो ये जो थीटा, अगर ये थीटा बी ए के बराबर है, तो ये वाला जो डेल्टा वन होगा, ये कितना होगा, ये थीटा बी ए इंटू ये लेंथ एल बी सी हो जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा 1 किसके बराबर होगा, डेल्टा 1 होगा थीटा बी ए इंटू एल बी सी। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेल्टा 1 होगा, ये वाला जो डिफ्लेक्शन होगा वो किसकी वजह से होगा, इस 80 किलोन्यूटन की वजह से यहाँ पे जो मोमेंट आएगा, इस मोमेंट की वजह से ये जो बीम डिफ्लेक्ट करेगा, ये कुछ ऐसे डिफ्लेक्ट करेगा, और इस डिफ्लेक्शन की वजह से ये मोमेंट थीटा बी ए आएगा। अगर ये थीटा बी ए से डिफ्लेक्ट किया, तो क्योंकि ये रिजिड जॉइंट है, अगर रिजिड जॉइंट है तो एक मेंबर रिजिड जॉइंट पे सारे मेंबर सेम एंगल से रोटेट करते हैं। अगर ये थीटा बी है, अगर इस मोमेंट की वजह से इसमें जो डिफ्लेक्शन आया, उस डिफ्लेक्शन की वजह से ये वाला बीम थीटा बी एंगल से रोटेट किया, तो ये वाला इससे अलग इस रिजिड जॉइंट में जो दूसरा मेंबर है वो भी थीटा बी ए से क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो यहाँ पे आप थीटा बी ए निकाल सकते हो, ये थीटा बी ए इस एंगल के बराबर होगा, तो हमने थीटा बी ए निकालेंगे ऐसा थीटा बी ए। अगर इस थीटा बी ए में अपन इस लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे एल बी सी से, तो आपको डेल्टा 1 निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ये बात समझ में आ रहा होगा। अब मैं पुट करता हूँ थीटा बी सी का वैल्यू। अब थीटा बी सी किसकी वजह से आ रहा है, थीटा बी सी इस मोमेंट एम की वजह से आ रहा है, इस 80 किलोन्यूटन की वजह से जो मोमेंट आ रहा है कहाँ पे, इस पॉइंट बी पे। तो मोमेंट की वजह से जो डिफ्लेक्शन होता है कितना होता है, मोमेंट की वजह से जो आप बोल दो स्लोप कितना होता है, स्लोप होता है एम एल अपॉन ई आई। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एम एल अपॉन ई आई। तो आप पुट करो एम की वैल्यू पुट करो, एम कितना होगा, एम होगा आपके पास, अगर मैं इसको पी मान लेता हूँ, पहले आप नोट कर लो, पी इंटू लेंथ ऑफ किसका, लेंथ ऑफ बी सी, पी इंटू लेंथ ऑफ बी सी इंटू एम इंटू एल। एल किसका लेंथ है, अपन किसका स्लोप निकालना है, अपन स्लोप निकालना है, स्लोप निकालना है ए बी का। ठीक है, अगर हम ए बी मेंबर का स्लोप निकालना है, तो यहाँ पे जो एल बी सी होगा, जो एल की वैल्यू होगी, एल की वैल्यू कितना होगी, एल ऑफ बी ए होगा, लेंथ ऑफ बी ए होगा, अपॉन ई आई इंटू, अब यहाँ पे ये थीटा बी हो गया इंटू एल बी सी, और एल बी सी अब डायरेक्ट लिख लो एल बी सी। ठीक है, यहाँ से आप डेल्टा 1 निकाल सकते हो, डेल्टा 1 कितना होगा, P इंटू एल बी सी का स्क्वायर इंटू एल बी ए अपॉन ई आई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहले आप डेल्टा 1 निकालो, डेल्टा 1 कितना हो जाएगा, इसका स्लोप मेंबर बी ए का स्लोप इंटू लेंथ ऑफ बी सी मेंबर का लेंथ, और थीटा बी ए कितना हो जाएगा, एम इंटू एल अपॉन ई आई। एम की वैल्यू कितना है, पी इंटू एल बी सी, अपने इसकी वजह से अगर यहाँ पे मोमेंट निकालोगे तो ये लोड इंटू ये डिस्टेंस, पी इंटू एल बी सी इंटू
एल की वैल्यू, अब किसका मेंबर, ये मेंबर आपके पास है बी ए मेंबर, अगर ये बी ए मेंबर है तो बी ए मेंबर का लेंथ एल बी ए अपॉन ई आई इंटू एल बी सी, तो आप यहाँ से थीटा वन की वैल्यू इतना निकल जाएगा। ठीक है, अगर आपने थीटा वन निकाल दिया तब थीटा टू भी निकाल दो। यहाँ पे थीटा टू कितना होगा, यहाँ पे थीटा टू की जो वैल्यू होगी, थीटा टू हो जाएगा कितना पी इंटू पी एल बी सी क्यूब अपॉन 3EI। ठीक है, ये डायरेक्ट एज ए कैंटिलीवर, आप अगर इस मेंबर को कैंटिलीवर कंसीडर किए, इस कैंटिलीवर की वजह से यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन आएगा किसकी वजह से, इस 80 किलो न्यूटन लोड की वजह से जो क्या होगा, डेल्टा टू होगा। ठीक है, डेल्टा टू कितना जाएगा, पी एल बी सी का क्यूब अपन 3EI। अब टोटल डिफ्लेक्शन आपको निकालना है, डेल्टा कितना हो जाएगा, डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू, और डेल्टा वन की वैल्यू कितना है आपके पास है, पी एल बी सी का स्क्वायर इंटू एल बी ए अपॉन ई आई प्लस पी एल बी सी क्यूब अपॉन 3EI। अब यहाँ से क्या कर दो, P कॉमन कर लो अपॉन EI कॉमन कर लो। ठीक है, ये कितना जाएगा, एल बी सी का स्क्वायर कर दो, एल बी सी कितना आपके पास है 4 मीटर है, तो 4 का स्क्वायर इंटू एल बी ए कितना 6 मीटर है इंटू 6। ठीक है, अब प्लस, अब क्या करो 3 भी कॉमन कर लो ना, यहाँ 3 भी कॉमन कर लो नीचे, अगर 3 कॉमन करोगे तो यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, इंटू 3 कर लो यहाँ पे, प्लस एल बी सी का क्यूब हो जाएगा, 4 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास आया कितना, 4 का स्क्वायर, P कॉमन हो गया, एल बी सी का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 6 एल बी ए 6 हो गया आपके पास। उसके बाद कितना हो जाएगा, ये 3 कॉमन किया, यहाँ पे 3 आ जाएगा प्लस 4 का क्यूब हो जाएगा। आप इसे सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। अब अगर सॉल्व करोगे तो P की वैल्यू कितना 80 किलो न्यूटन है अपॉन 3EI की वैल्यू कितना है 2 इंटू 10⁵, ये क्या है 2 इंटू 10⁵ किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। तो अब ये किलो न्यूटन को चेंज करने की जरूरत नहीं है, देन ये 4 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 3 प्लस 4 का क्यूब, ये वैल्यू आपका आएगा मीटर में। अगर आपको आंसर चाहिए किसमें, एमएम में चाहिए आंसर आपको, अगर एमएम में आंसर चाहिए इसमें 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो। ये आपके पास EI का जो वैल्यू था वो कितना था, EI आपके पास 2 इंटू 10⁵ किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि ये किलो न्यूटन इस किलो न्यूटन से कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे नीचे बचेगा पर मीटर स्क्वायर, और ये वैल्यू मीटर स्क्वायर में है तो मीटर स्क्वायर कैंसिल होगा, आंसर आएगा मीटर में। आप उसको क्या करो, एमएम में चेंज कर लो, तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे। अब आप इसे सॉल्व कर लो, तो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर इंटू 6, चलो शुरू से कर लेते हैं, 80 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 10⁵, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो किससे, दिस 4 स्क्वायर इंटू 6 इंटू 3 प्लस 4 का क्यूब ब्रैकेट क्लोज, और 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा आपके पास कितना 46.9 mm आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो किस मेथड से, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं सुपरपोजिशन मेथड से। ठीक है, आप स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज करो थीटा और डेल्टा का, आप उससे इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। आपको डेल्टा 1 निकालो, डेल्टा 2 निकाल लो, अब दोनों को सम कर दो। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कितना 46.9 mm, यानी कि बी ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आ जाओ आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट से पहले आप इसको एक बार चेक कर लो। ठीक है, यही तो था आंसर, 46.9 आएगा। और यहाँ पे आप ऐसे भी कास्टिग्लिआनो मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी पे इंटीग्रेट करके, या फिर मेथड 2 आपके पास वही है, सुपरपोजिशन मेथड है। ठीक है, सुपरपोजिशन मेथड है, आप उससे भी इस मेथड को उससे भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अगर किसी को एक डाउट होगा तो वो भी चेक कर ले कि ये वाला जो देखो, ये वाला जो डिफ्लेक्शन ये डेल्टा 1 है। ठीक है, ये डेल्टा 1 है। अब यहाँ पे ये वाला जो डिस्टेंस है वो कब होता है, ये अभी यहाँ पे निग्लेजिबल है। निग्लेजिबल क्यों है कि अगर यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक्सियल डिफॉर्मेशन भी दे रहा होता कि आपका बीए मेंबर एक्सियली डिफॉर्म कर रहा है, तो उस केस में ये एक डेल्टा और आ जाता, ये वाला एक डिफ्लेक्शन और आ जाता। किस केस में, अगर आपका मेंबर बीए क्या होता है, बीए मेंबर में एक्सियल डिफॉर्मेशन अगर हम कंसीडर कर रहे होते, अगर एक्सियल डिफॉर्मेशन कंसीडर करना होता PL/A और ऐड हो जाता, उसके लिए आपको PL/A और ऐड होता, उसके लिए मेंबर का एरिया आपको देना पड़ता। ठीक है, इसलिए अभी यहाँ पे PL/A नहीं ऐड करेंगे क्योंकि आपके पास पूरी वो इन्फॉर्मेशन आई नहीं एक्सियल।
अभी आप इसको क्या मान सकते हो, इसको आप इस मेंबर बी ए को एक्सियली रिजिड मान सकते हो, ठीक है, एक्सियली रिजिड मान के इसे सॉल्व करना है। अगर ये मेंबर एक्सियली रिजिड नहीं होता तो एक डिफ्लेक्शन यहाँ पे ये वाला डिफ्लेक्शन और देखने को मिलता, जो कि इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, निगलेक्ट हो जाएगा। तब जाके ये टोटल का टोटल आप ये जो डेल्टा वन ये बनता, ये टोटल डेल्टा वन हम यहाँ पे इसको कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। इस डायग्राम में ये दिखाया गया ताकि आपको क्लियर हो जाए कि अगर आपके पास एक्सियल डिफॉर्मेशन होता तो एक डेल्टा और हो जाता, कितना, PL अपान ए, और P कितना होता है 80 किलो न्यूटन। अगर आप इसको यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं 80 इंटू 4 का, तो इस 80 की वजह से यहाँ पे एक एक्सियल डिफॉर्मेशन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आप एक डेल्टा और हो जाता है कितना, PL अपान ए। तो वो यहाँ पे कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि इस मेंबर को आपको एक्सियली रिजिड मानना पड़ेगा, क्योंकि पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, ठीक है। कंसीडर अ रेक्टेंगुलर बीम ऑफ 10 मीटर लॉन्ग हैविंग अ width 400 mm and depth is 900 mm subjected to uniform distributed load of 40 kN per meter as shown in the figure। अच्छा, आपसे क्या दिया है, कंसीडर अ रेक्टेंगुलर बीम, एक बीम दिया गया, कितना है, उसका लेंथ है 10 मीटर एंड उसका क्रॉस सेक्शन गिवन है कितना, विड्थ 400 mm एंड डेप्थ 900 mm। चलो ठीक है, देखते पूछा क्या गया है। सो फॉर द एनालिसिस ऑफ पॉइंट पी विच इज एट क्रॉस सेक्शन एक्स सेक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, ठीक है। मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है, MSQ टाइप क्वेश्चन है, आपको एक से ज़्यादा आंसर सही होंगे इसमें। तो आपको बताना है पी पॉइंट पे क्या क्या गिवन है, बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप एट पॉइंट पी इज, अच्छा बेंडिंग स्ट्रेस बताना है पॉइंट पी पे, डायरेक्ट स्ट्रेस की वैल्यू बतानी और मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू बताना है। थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन होगा इसमें, आप एक बार चेक करना है इसको, ठीक है। इसमें हो नहीं पाएगा, एक नए पेज पे आ जाओ आप यहाँ पे, तो एक बार अपना बीम चेक करो क्या क्या गिवन है, ठीक है। आपको एक बीम गिवन है, अब बीम पे लोड कितना दिया है, 40 किलो पर मीटर का, ये है कितना, 40 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और ये लेंथ कितना दिया, ये लेंथ टोटल है 10 मीटर, टोटल लेंथ आपके पास है 10 मीटर, ठीक है। और आपको एट ए डिस्टेंस x इक्वल टू 4 मीटर पे, x इक्वल टू 4 मीटर पे आपको बताना क्या, सारी वैल्यूज बेंडिंग स्ट्रेस, ये सेक्शन x है, कितने डिस्टेंस पे, यहाँ से जो डिस्टेंस ये आपके पास है 4 मीटर। इस 4 मीटर पे अगर ये बीम ए बी मेंशन है, ठीक है, इस 4 मीटर पे आपको बेंडिंग स्ट्रेस बताना है, शियर स्ट्रेस की वैल्यू बताना है, और प्रिंसिपल स्ट्रेस और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर आपको इस सेक्शन पे क्या बताना है, इन सारी वैल्यूज। अच्छा, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन गिवन है, आप चेक कर लो क्रॉस सेक्शन कितना है, ठीक है। अब क्रॉस सेक्शन कितना आपके पास है, दिस इज 400 mm, दिस इज 900, राइट। ये 400 mm है और दिस इज 900 mm। और आपको क्या, इसके न्यूट्रल एक्सिस से आपको एट ए डिस्टेंस 259.4, इस पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट इस सेक्शन में मेंशन है, कितने डिस्टेंस में, ये डिस्टेंस आपके पास है कितने, 259.8 डिस्टेंस आपके पास है, 259.8। यहाँ पे देखो ये जो डिस्टेंस है, ये न्यूट्रल एक्सिस से 259.8 mm क्या है, न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर है, ठीक है। तो ये कितना, 259.8 mm है। आपको इस पॉइंट पी पे बेंडिंग स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस और प्रिंसिपल डायरेक्ट स्ट्रेस और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये काम करना पड़ेगा कि अगर आपको इस एट ए डिस्टेंस 4 मीटर पे इन सारी बातों को बताना है, सबसे पहले आप 4 मीटर पे क्या कर दो, इस क्रॉस सेक्शन पे आप क्या बता दो, शियर स्ट्रेस, और शियर स्ट्रेस निकालना तो क्या बताना पड़ेगा, शियर फोर्स बताना पड़ेगा, और बेंडिंग स्ट्रेस निकालना तो क्या बताना पड़ेगा, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू बतानी पड़ेगी, ठीक है। अगर ये बताना तो आप क्या कर दो, यहाँ पे अब सबसे पहले आप ये इसका रिएक्शन निकाल दो। अब रिएक्शन कितना जाएगा, 4 एक आर ए कितना जाएगा, आर ए अगर ये आपके पास 40 कितना है, 40 किलो न्यूटन, ये 10 मीटर है, तो 4 हो जाएगा टोटल, 4 तो अपॉन 200 किलो न्यूटन। सिमेट्रिक बीम है तो टोटल लोड कितना आपके पास हो गया, टोटल लोड होगा 40 × 10 400 किलो न्यूटन अपॉन 2 कर दो, क्योंकि ये क्या है, सिमेट्रिक लोडिंग है। तो आर ए कितना हो जाएगा 400 और आर बी की वैल्यू आप निकाल दो कितना 200, ये भी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपको क्या निकालना, एट सेक्शन एक्स एक्स पे आपको शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू बतानी है। तो आप शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए क्या करोगे,
अगर ये सेक्शन आपका है, ठीक है, आपको क्या बताना है, यहाँ पे शियर फोर्स हमने ये कट किया, यहाँ पे आपको बताना एट सेक्शन एक्स एक्स पे शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू बतानी है। ये मोमेंट एम हो गया, यहाँ पे वी हो गया, ये डिस्टेंस 4 मीटर, ये 4 मीटर है। तो निकाल दो कितना हो जाएगा, ये आपके पास आएगा कितना, अगर मैं शियर फोर्स की बात करूँ ये हो जाएगा कितना, ये आर इक्वल टू 200 है। तो शियर फोर्स एट पॉइंट एट सेक्शन एक्स एक्स पे वी कितना हो जाएगा, वी हो जाएगा आपके पास 200 इंटू हाउ मच 4 माइनस इसका ये कितना 40 किलोमीटर मीटर है, तो 40 इंटू कितना 4 इंटू 2, यहाँ से आपको निकल जाएगा शियर फोर्स की वैल्यू एट ए सेक्शन एक्स एक्स पे। तो ये जगह 800 माइनस ये कितना जगह, चेक कर लो, 4 चुक्को 16 320, ठीक है। तो 200 इंटू 4 माइनस 40 इंटू 4 इंटू 2, तो ये वैल्यू आपके पास कितना निकल आ जाएगी 800 माइनस 320, तो 480 निकल जाएगा, 480 किलो न्यूटन होगा। क्या होगा शियर फोर्स की वैल्यू एट सेक्शन एक्स एक्स पे। अब आपको बताना है क्या, आपको बेंडिंग स्ट्रेस बताना है, ठीक है, आपको बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू बतानी है कहाँ पे, एट पॉइंट एट ए सेक्शन एक्स एक्स पे। अब बेंडिंग मोमेंट बता दो, बेंडिंग मोमेंट कितना जाएगा एट एक्स एक्स पे, इसके लिए कर दो आर ए कितना 200 है, आर ए आपके पास 200 है, 200 इंटू 4। अच्छा ये तो बेंडिंग ही मोमेंट निकाले हो ना यहाँ पे, ये देखो आपके पास बेंडिंग मोमेंट ही तो है, आपने 200 इंटू 4 किया माइनस 40 इंटू 4 इंटू 2 किया, तो क्या हो गया, ये बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू हो जाएगी। अब आपको निकाला शियर फोर्स, यहाँ पे आपने बेंडिंग मोमेंट निकाल दिया, अब आपको शियर फोर्स बताना एट सेक्शन एक्स एक्स पे कितना जगह 200, टोटल वर्टिकल अपवर्ड लोड और टोटल डाउनवर्ड लोड कितना जाएगा 40 इंटू 4, ये हो जाएगा आपके पास 40 इंटू 4, तो ये वैल्यू आपके पास कितना जाएगी 40 किलो न्यूटन, ठीक है, ये वैल्यू आपके पास 40 किलो न्यूटन आएगी। तो अब आपके पास दो चीज़ निकल गया, एक तो आपके पास आ गया क्या, एक आगे आपके पास वैल्यू आ गया किसका, बेंडिंग स्ट्रेस का, कितना बेंडिंग मोमेंट कितना है 480 है, और ये शियर फोर्स कितना है 40 किलो न्यूटन है, ठीक है। अब आपको बताना है शियर, सबसे पहले आप बता दो यहाँ पे शियर स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू। तो आप शियर स्ट्रेस निकालो कितना होगा, शियर स्ट्रेस टाउ की वैल्यू कितना हो जाएगी 6V अपॉन कितना BD³ इंटू D²/4 माइनस Y²। जितने जिस डिस्टेंस पे आपको बताना न्यूट्रल एक्सिस से ये डिस्टेंस देख लो 259.8 है, तो आपको टाउ की वैल्यू निकालना, टाउ कितना हो जाएगा 6V अपॉन BD³ इंटू D²/4 माइनस Y², किसके लिए, रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए। अगर आपके पास कौन सा सेक्शन है, रेक्टेंगुलर सेक्शन है, तो 6 इंटू वी की वैल्यू अभी आपने निकाला कितना 40 इंटू 10⁻³ अपॉन बी की वैल्यू आपको गिवन है कितना 400 इंटू 900 का क्या 900 का क्यूब इंटू D² कितना है, D आपके पास है 900 का स्क्वायर/4 माइनस y की वैल्यू गिवन कितना 259.8, ये हो जाएगा आपके पास 259.8, ठीक। आप इसे सॉल्व कर लो, तो आप इसे सॉल्व करेंगे कितना आएगा 6 इंटू 40 इंटू 10⁻³ अपॉन 400 इंटू 900 का क्यूब इंटू ये कितना हो जाएगा 900 का स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 259.8 का स्क्वायर, ठीक है। ये आप वैल्यू आ गया आपके पास 0.111 न्यूटन पर mm²। तो अब आपके पास क्या आ गया, टाउ की वैल्यू आ गई कहाँ पे, ये टाउ हो गया आपके पास एट सेक्शन एक्स एक्स पे टाउ की वैल्यू निकल गई। अब आपको एट सेक्शन एक्स एक्स पे आप बेंडिंग स्ट्रेस निकाल दो, बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू कितनी आएगी उसको चेक करो। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, आपको बेंडिंग स्ट्रेस निकालना है, सिग्मा की वैल्यू, सिग्मा वैल्यू कितना हो जाएगा, सिग्मा आपके पास निकल के आएगा कितना m अपॉन आई इंटू वाई। m आपने निकाला था कितना, m आपके पास कितना था mh 480 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है 480 किलो न्यूटन मीटर। अब यहाँ पे m की वैल्यू रख दो 480 इंटू 10⁻6 अपॉन आई कितना हो जाएगा BD³/6, b कितना है 400, d कितना 900, BD³ अपॉन 12 इंटू y की वैल्यू कितना 259.8।
अब यहाँ से क्या निकाल सकते हो, सिग्मा की वैल्यू निकाल सकते हो। तो सिग्मा कितना जाएगा आप चेक करो, 480 इंटू 10⁻6 इंटू 259.8, ये 12 ऊपर चला जाएगा तो इंटू 12 अपॉन 400 इंटू 900 का क्यूब, 400 इंटू 900 का क्यूब। ये बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू आएगी आपकी 5.13। तो 5.13 क्या हो जाएगा न्यूटन मेगा पास्कल, ठीक है, 5.138 या 132 है, ये हो जाएगा आपके पास मेगा पास्कल यानी कि न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो अब आपके पास 3 वैल्यूज निकल गई, ठीक है। अब आपको एक बार ऑप्शन चेक करना क्या क्या पूछा गया था, आपके पास इसमें पूछा क्या गया था, ये चेक करो। पहले ऑप्शन में क्या था, बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप्ड एट पॉइंट पी विल बी 5.132, जो कि सही है, ठीक है। अभी आपने देखा होगा 5.132 आंसर आ रहा था। डायरेक्ट शियर स्ट्रेस एट डेवलप्ड एट पॉइंट पी विल बी 0.11, ये भी सही है, ये भी आ रहा था। अब आपको 2 और वैल्यूज निकालना, क्या, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस डेवलप्ड एट पॉइंट पी एंड मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस डेवलप्ड एट पॉइंट पी। आप इसको भी निकाल लो जल्दी से, ठीक है। अब अगर आपको ये निकल गया तो अगर आपने पी पॉइंट देखा होगा तो पी पॉइंट का न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर है, जो पी पॉइंट आपके पास है वो आपके पास कहाँ पे, न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर है। अगर ये न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर, आप एक बार चेक करना, ठीक है, अगर ये न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर है तो यहाँ पे जो ये डायरेक्ट स्ट्रेस आएगा वो किस नेचर का होगा, जो बेंडिंग स्ट्रेस आएगा वो कंप्रेसिव नेचर का होगा, और जो आपके पास शियर स्ट्रेस आ रहा होगा वो किस में नेचर का आ रहा होगा, ये देखो, ये आपके पास शियर स्ट्रेस आएगा कौन सा, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यहाँ पे टाउ की वैल्यू कितनी थी, 0.11 था, और ये माइनस में, ठीक है, ये माइनस में आप चेक कर सकते हो, ये अगर 0. टाउ की वैल्यू कितना, -0.11, और सिग्मा का वैल्यू भी कितना आएगा, ये सिग्मा जो अभी आपने निकाला 5.132, ये भी निगेटिव नेचर का होगा क्योंकि कंप्रेसिव नेचर में होगा। अगर पॉइंट क्या है, पॉइंट भी आपका न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर है तो बेंडिंग की वजह से जो स्ट्रेस आएगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगा, वो कंप्रेशन नेचर का होगा बेंडिंग की वजह से। ये होगा 5.132 मेगा पास्कल। अब आपको निकालना सिंपली क्या, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। आप मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस की अगर मैं बात करूं तो आपके पास जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा, क्या, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस आपके पास कितना जाएगा, ठीक है, हाँ। तो सिग्मा P1 सिग्मा P2 कितना होता है, मैक्सिमम या मिनिमम की बात करते हैं, सिग्मा X सिग्मा Y/2 ±1/2 सिग्मा X माइनस सिग्मा Y का स्क्वायर प्लस 4 टाउ XY का स्क्वायर। आपको मैक्सिमम बता है तो यहाँ पे प्लस कंसीडर कर लो, तो सिग्मा P1 कितना जाएगा, सिग्मा X की वैल्यू कितना है, -5.132, तो -5.132/2, क्योंकि सिग्मा Y 0 आपके पास है। अब मैक्सिमम बता दें, प्लस कंसीडर करो 1/2 रूट ओवर, सिग्मा Y 0 हो जाएगा तो ये हो जाएगा -5.132 का स्क्वायर, प्लस हो जाएगा यहाँ पे प्लस 4 इंटू टाउ कितना, टाउ आपके पास 0.11, तो 0.11 का स्क्वायर, 0.11 का स्क्वायर, ठीक है। आप इसे सॉल्व कर लीजिए, सिग्मा P1 की वैल्यू आ जाएगी। सिग्मा P1 क्या होगा, मैक्सिमम प्रिंसिपल शियर स्ट्रेस एट पॉइंट P, तो ये आंसर आएगा कितना, -5.132, ठीक है, 5.132 अपॉन 2 प्लस 1/2 इंटू ये कितना जाएगा, रूट ओवर 5.132 का स्क्वायर, 5.132 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 0.11 का स्क्वायर, राइट। तो ये आंसर हो जाएगा किसका, एक बार चेक करना, तो ये जाएगा -5.132/2, तो ये आपके पास आएगा कितना, -2.566, और प्लस कितना जाएगा, प्लस आएगा कितना, रूट ओवर 5.132 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 0.11 का स्क्वायर इंटू 0.5 कर दो, 2.5684। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो इसको, -2.566, तो ये वाली आ जाएगी 2.3567 इंटू 10⁻³ यानी कि आपके पास सिग्मा P1 कितना जाएगा, 0.0024 कर लो, ठीक है। ये आपके पास आएगा सिग्मा P1 की वैल्यू यानी कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू, किस में आएगा, ये न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो सिग्मा P1 की वैल्यू आप चेक कर लो कितना था,
मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस डेवलप एट पॉइंट पी कितना का 0.0024 मेगा पास्कल। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा सवाल था। अच्छा एक और चेक कर लो, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू भी चेक कर लो आप यहाँ पे जल्दी से। अगर आप मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू चेक करोगे तो कितना हो जाएगा, टाउ मैक्स की वैल्यू अगर आप चेक करोगे तो टाउ मैक्स कितना हो जाएगा 1/2 रूट ओवर कितना, देखो यही तो टाउ मैक्स है। चलो ठीक है मैं चल लेता हूँ, टाउ मैक्स कितना हो जाएगा 1/2 हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द मोर सर्कल सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का स्क्वायर प्लस 4 टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। और ये तो वही का वैल्यू है, अभी हमने सॉल्व किया होगा यहाँ पे, अभी आपने यहाँ पे ये सॉल्व किया, यही तो है हाफ ऑफ इतना। ठीक है, ये आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा 2.568 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये वैल्यू आपको आ जाएगा किसका, टाउ मैक्स का। ठीक है, तो MSQ टाइप क्वेश्चन है, एक से ज़्यादा ऑप्शन इसमें सही होंगे। और टाउ मैक्स की वैल्यू कितना आ रहा है 2.568। अब आप यहाँ पे अपना आंसर चेक कर लो कि सी पार्ट आंसर गलत हो जाएगा, 4.26 लिखा हुआ है। ठीक है, थोड़ी सी लेंथी कैलकुलेशन बोल सकते हो आप इसको, तो हो सकता है अगर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। अगर आपको किसी भी बीम के किसी भी पॉइंट पे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस बताना या फिर मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस बताना, किस तरीके से बताना आपको यहाँ से पता चलेगा। सेम कैलकुलेशन यहाँ पे मेंशन है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, आप आंसर पे मत जाओ, किस तरीके से सॉल्व करना है उस बात को समझो आप यहाँ पे, कि क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच लेना है, किस तरीके से एग्जाम में सॉल्व करना है, उस पर हम फोकस करते हैं। अभी यहाँ पे आंसर पहले से टिक कर दिया गया है कि हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम कितना है और वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम द रिटेंशन टैंक। क्वेश्चन एक बार रीड करना, अ कंप्लीटली मिक्स एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस ऑपरेटिंग एट इक्विलिब्रियम टू ट्रीट 500 mld ऑफ द वेस्ट वाटर, द इन्फ्लुएंट एंड एफ्लुएंट BOD आर 250 mg per liter एंड 20 mg per liter रिस्पेक्टिवली इफ द फूड टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेशियो इज 0.25। अच्छा ये 0.25 पर डे है। ठीक है, ये कितने 0.25 पर डे एंड MLSS इज 4000 मिलीग्राम पर लीटर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लो। अब अरेसन टैंक ASP का क्वेश्चन है, किस तरीके से सॉल्व करना आप चेक करना है इसको यहाँ पे। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे चेक कर लो। ठीक है, आपको गिवन क्या है, गिवन आपके पास क्वेश्चन है, एक ASP है, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस का क्वेश्चन है, जहां पे आपको क्या गिवन है, एक एरेसन टैंक है। ठीक है, ये एरेसन टैंक आपका हो गया, और यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे ये गिवन है कि यहाँ पे जो क्यू की वैल्यू कितना गिवन है, इन्फ्लुएंट क्यू है कितना 5 कितना है, एक बार चेक करो 500 mld है। ठीक है, 500 mld है क्यू की वैल्यू, और इन्फ्लुएंट एंड एफ्लुएंट BOD कितना 250 एंड 20 है, F/m रेशियो गिवन है, और MLSS। ठीक है, तो ये आप चेक करना है यहाँ पे कितना जाएगा, ये आपके पास है 500 मिलियन लीटर पर डे। S नॉट की वैल्यू कितना 250 मिलीग्राम पर लीटर। आपके पास जो यहाँ से एफ्लुएंट निकल रहा है उसका जो SE कितना 20 मिलीग्राम पर लीटर है। यहाँ पे V की वैल्यू आपको बताना है, और X की वैल्यू आपको गिवन है कितना 4000 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, और यहाँ पे दो और इन्फॉर्मेशन गिवन है कि F/m की रेशियो कितना है 0.25 पर डे। बस इतनी बातें आपको क्या यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो हो गया क्या, Q की वैल्यू 500 हो गया, इन्फ्लुएंट एंड एफ्लुएंट BOD हो गया 250 एंड 20 मिलीग्राम पर लीटर, F/m रेशियो कितना हो गया 0.25, एंड MLSS कितना हो गया, X की वैल्यू कितना हो गया 4000 मिलीग्राम पर लीटर। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है वॉल्यूम ऑफ एरेसन टैंक एंड हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम। आपसे वॉल्यूम पूछा जा रहा है किसका, एरेसन टैंक का, और आपसे क्या पूछा जा रहा है, हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम की वैल्यू पूछी जा रही है। तो अगर आपको सारे फार्मूले याद है ASP का, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस का अगर आपको F/m रेशियो, देखो F/m कितना होता है, फूड अपॉन माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेशियो कितना होता है, F/m कितना होता है Q0 इंटू S0 इंटू V/X। ठीक है, अगर ये अगर फॉर्मूला ध्यान है तो आप क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आपको गिवन है कितना 0.25, F/m रेशियो 0.25 है, तो ये हो गया 0.25 इंटू Q0 कितना 500 mld इंटू S0 की वैल्यू कितना 250 अपॉन V आपको बताना है, इंटू
एक्स की वैल्यू कितना गिवन है, एक्स की वैल्यू कितना 4000। ठीक है, यहाँ से एक बार यूनिट चेक कर लेना, आपके पास 250 का जो यूनिट है वो किसमें, मिलीग्राम पर लीटर में, और एक्स की जो यूनिट है वो कितना है 4000 मिलीग्राम पर लीटर, तो ये भी मिलीग्राम पर लीटर में। क्यू की जो वैल्यू है किसमें, एमएलडी में, यानी कि मिलियन लीटर पर डे में है, तो आपको यहाँ से डायरेक्टली वी की वैल्यू निकल जाएगी, वी की वैल्यू जो निकलेगी वो किस में निकलेगी, मिलियन लीटर में निकलेगी। ठीक है, वी की जो वैल्यू निकलेगी वो मिलियन लीटर में निकलेगी। आप यहाँ से वी कैलकुलेट कर सकते हो, तो वी की जो वैल्यू आएगी वो कितना जाएगा, वी आपके आएगा कितना, 500 इंटू 250 अपॉन 4000 इंटू एफ बाई एम रेशियो कितना 0.25। यहाँ से डायरेक्टली आप वी निकाल सकते हो, और जो की वैल्यू निकल जाएगी इसमें, वी की जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, ये आएगा मिलियन लीटर में। तो ये हो जाएगा कितना 500 इंटू कितना 250, राइट, 250 अपॉन 4000 इंटू 0.25, राइट। तो ये आ जाएगा कितना 125, ये 125 मिलियन लीटर में आएगा, मिलियन लीटर में। तो आपको यूनिट ध्यान रखना है, आपसे पूछा जा रहा है किसमें, मिलियन लीटर में पूछा जा रहा है, तो आप यहाँ पे आपको नीड नहीं है कि इसके यूनिट को कन्वर्ट करना किसमें, लीटर में या फिर मीटर क्यूब में, ये नीड ही नहीं है, क्योंकि आपसे डायरेक्टली पूछा जा रहा है आंसर किसमें, मिलियन लीटर में। आप अगर यहाँ पे ऑप्शन चेक करोगे, आपसे ऑप्शन में जो पूछा जा रहा है वॉल्यूम ऑफ द एरेशन टैंक कितना 150 मिलियन लीटर, तो आप डायरेक्टली यहाँ से देख सकते हो कि आपको वहाँ पे चेंज करने की जरूरत नहीं, किसको 500 ml यानी डिस्चार्ज की वैल्यू को लीटर में या फिर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आपसे क्या पूछा जा रहा है, हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम की वैल्यू पूछी जा रही है, तो आप एक बार हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम चेक कर लो कितना है। तो आपके पास हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको फॉर्मूला याद होगा, तो हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम का जो फॉर्मूला है वो कितना है, हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम का जो फॉर्मूला है HRT कितना जाएगा, V अपॉन Q। ठीक है, अब आपके पास V की भी वैल्यू आपके पास है और Q की वैल्यू गिवन है पहले से, तो HRT कितना जाएगा, और ये ऑप्शन में गिवन है किसमें, आवर्स में, कितने आवर आवर्स में गिवन है आंसर। तो यहाँ पे V की वैल्यू कितना 125 mld मिलियन लीटर अपॉन 500 mld। यहाँ से जो आंसर आएगा वो किसमें आएगा, डे में आएगा। यहाँ से जो आंसर आएगा वो डे में आएगा। अब आपको क्या कर लो, इसमें 24 आवर्स से मल्टीप्लाई कर लो, तो जो आंसर आएगा वो आवर्स में आ जाएंगे। तो हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम कितना जाएगा, 125 अपॉन 500 इंटू 4 कर लो, इंटू 4 कर दो यहाँ से, 125 अपॉन नहीं इंटू 125 अपॉन दिस इज 500 इंटू कर दो ना कितना 24, दिस इज 6 आवर्स, आपके पास 6 आवर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो बस आपको अगर आपके सारे फार्मूला ध्यान है तो आप इसको यहाँ से आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आप एक बार अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन ये आपके पास क्वेश्चन है, आप इसका आंसर चेक कर सकते हो, सोल्यूशन चेक करो आप, यही सेम बात यहाँ पे सेम काम किया गया। अच्छा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, इस पे आ जाओ। ये आपके पास, ठीक है, सबसे पहले आपने V निकाल लिया। यहाँ पे आपको देखो लीटर में चेंज करने की नीड नहीं है, क्योंकि आपको डायरेक्टली किस में आंसर रिपोर्ट करना है, मिलियन लीटर में रिपोर्ट करना है, तो डायरेक्टली 500 पुट कीजिए। HRT की वैल्यू निकालना है, HRT आप यहाँ से निकाल सकते हो V अपॉन Q नोट से। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ठीक है, MSQ टाइप क्वेश्चन ये भी है। MSQ टाइप क्वेश्चन थोड़ी सी लेंदी आप बोल सकते हो सकते हैं। ठीक है, एक से ज़्यादा ऑप्शन अगर आपको सही करने हैं, इसमें आपका काम थोड़ा बढ़ जाता है MSQ टाइप में। तो ध्यान से करना क्वेश्चन, एक बार पढ़ो क्या है, रीड कर लो। अ 200 ml सैंपल ऑफ वाटर हैज एन इनिशियल pH ऑफ 10. A 50 ml of 0.02 N-H2SO4 is required to titrate the sample to pH 4.5, and 2 ml of 0.02 N-H2SO4 is used to bring the pH up to the 8.3. ये up to the 8.3. Which of the following statement is correct? आपसे बोला जा रहा है एक 200 ml का वाटर सैंपल है, ठीक है, आपको एल्कनिटी टेस्ट, आप देखो ये सारा ये पूरा क्वेश्चन जो वो एल्कनिटी टेस्ट का ही है। आप एल्कनिटी टेस्ट की आपने एल्कनिटी टेस्ट का क्वेश्चन किया होगा इन्वायरमेंट में, उसी पे पूरा क्वेश्चन बेस्ड है। 200 ml सैंपल वाटर सैंपल का वॉल्यूम कितना 200 ml है, एंड द इनिशियल pH गिवन आपको 10 गिवन है, और बोला जा रहा है कि अब 50 ml ऑफ 0.02 N-H2SO4 इज रिक्वायर्ड टू टाइट्रेट द सैंपल टू pH 4.5। ओके, आपसे ये बोला जा रहा है कि जो pH है, pH इनिशियल pH आपके पास कितना, इनिशियल pH आपके पास 10 है, और इस pH को 4.5 तक लाने में, यानी कि टू ब्रिंग द pH अप टू द 4.5 कितना H2SO4 यूज हो रहा है, तो जो एसिड यूज हो रहा है वो कितना यूज हो रहा है 50 ml, और कौन सा एसिड है 0.02 N-H2SO4। ठीक है, सिंपल, चलो शुरू करते हैं। टोटल एल्कनिटी आपसे बोला जा रहा है कितना होगा, तो सबसे पहले आपको निकालना है, वो निकालना है टोटल एल्कनिटी की वैल्यू, आपको निकालना है टोटल एल्कनिटी की वैल्यू। ठीक है, तो एक बार आप चेक कर लो कि क्वेश्चन में गिवन क्या है। ठीक है,
एक बार इसमें एक बार मैं लिख लेता हूँ सारा डेटा यहाँ पे, ताकि बार बार देखना ना पड़े। वहाँ पे गिवन ये है कि आपके पास जो पीएच है वो कितना है, तो ये आपको नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ पे ये नेक्स्ट पेज पे, इसलिए मैं इसको यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ ताकि आपको ये बार बार ओपन करके चेक ना करना पड़े। आपके पास इनिशियल पीएच आपके पास 10 है और वाटर सैंपल जो 200 ml है, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। इनिशियल पीएच, अब इनिशियल पीएच को P0 लिख दो। P0 कितना हो गया, P0 आपके पास 10 है, ठीक है। और जो वाटर सैंपल है ये कितना है, वाटर सैंपल 200 ml है। फिर पीएच को एक बार हम कहाँ ला रहे हैं, pH1 कितना 4.5 है। अब पहले pH1 बोल दो तो pH1 लिख दो 8.3 है। और pH2 pH फाइनल कितना है 4.5 है, ठीक है। और कितना ml लग रहा है, एक चीज लिख लो, टू ब्रिंग pH 8.3, यहाँ पर 21 ml ऑफ 0.02 H2SO4 यूज हो रहा है, ठीक है। एक बार इस क्वेश्चन में पढ़ना, इसमें थोड़ा सा एक मिस्टेक है गया, यहाँ पे 2 ml नहीं, यहाँ पे 21 ml है, ठीक है। 21 ml ऑफ 0.02 H2SO4 इज यूज टू ब्रिंग द pH अप टू द 8.3, यानी कि pH के वैल्यू 10 से 8.3 लाने में कितना मिलीग्राम, 21 ml यूज हो रहा है किसका, एसिड का, ठीक है। और 50 ml यूज हो रहा है एसिड का कब, जब pH को हम 4.5 तक ले जा रहे हैं। यानी कि आपसे ये बोला जा रहा है, इस क्वेश्चन में आ जाओ कि pH को 8.3 तक लाने में कितना ml यूज हो रहा है, 21 ml यूज हो रहा है किसका, एसिड का। और टू ब्रिंग द pH अप टू कितना, अप टू 4.5, कितना एसिड यूज हो रहा है, अप टू 4.5, जो ये एसिड यूज हो रहा है वो कितना, 50 ml यूज हो रहा है, 50 ml ऑफ किसका है 0.02 H2SO4, ठीक है। ये तो डेटा आपको गिवन है। अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब एक बार आ जाओ कि सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा टोटल एल्कलिनिटी कितना है, सैंपल में टोटल एल्कलिनिटी की वैल्यू कितना है। तो आप देखो कि टोटल एल्कलिनिटी, अगर आपको ये आपने टेस्ट किया होगा तो अगर, ठीक है, फिनाप्थिलीन और मेथिल ऑरेंज, अगर टोटल जो पीएच को 10 से 8.3 लाने में, 10 से 8.3 फिर 4.5, तो जब पीएच के वैल्यू 10 से 8.3 तक आता है उस टाइम तक टोटल कास्टिक एल्कलिनिटी और कौन सा है, ये हाफ ऑफ द कार्बोनेट एल्कलिनिटी क्या होता है, रिमूव हो जाता है। तो टू ब्रिंग द पीएच अप टू द 8.3, टोटल कास्टिक एल्कलिनिटी एंड हाफ ऑफ द कार्बोनेट एल्कलिनिटी क्या होता है, रिमूव होता है। उसके बाद जो हाफ ऑफ द कार्बोनेट एल्कलिनिटी की वजह से जो यहाँ पे बाइकार्बोनेट बनता है, यहाँ पे बाइकार्बोनेट बनता है, और जो पहले से बाइकार्बोनेट है ये कहाँ रिमूव होता है, जब पीएच की वैल्यू 8.3 से 4.5 तक चेंज होता है, ठीक है। कहने का मतलब है कि जब पीएच की वैल्यू 10 से 8.3 तक आता है उस टाइम पे जो टोटल एसिड कंज्यूम होता है वो कंज्यूम होता है टोटल कास्टिक, यानी कि टोटल OH माइनस एल्कलिनिटी और हाफ ऑफ द कार्बोनेट एल्कलिनिटी को न्यूट्रलाइज कराने में। उसके बाद जो एसिड यूज हो रहा है अप टू द 8.3 से, पीएच की वैल्यू 8.3 से 4.5 लाने में, उस टाइम पे इस हाफ ऑफ द कार्बोनेट एल्कलिनिटी की वजह से जो बाइकार्बोनेट बन रहा है उस बाइकार्बोनेट को, और जो पहले से सिंपल में बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है उस बाइकार्बोनेट को, इन दोनों बाइकार्बोनेट को न्यूट्रलाइज करने में जितना एसिड यूज होता है वो होता है यहाँ पे 8.3 से 4.5 तक पीएच ले आने में, ठीक है। और ये वैल्यू आपको गिवन है कि पीएच जब 8.3 ला रहा है, 10 से 8.3 तक आ रहा है, तो कितना एसिड यूज हो रहा है, 21 ml एसिड यूज हो रहा है। और पीएच जब हम 4.5 ला रहा है, 10 से 4.5, यानी कि टोटल जो एसिड यूज हो रहा है कितना हो रहा है, 50 ml यूज हो रहा है। तो अब टोटल एल्कलिनिटी कितना जाएगा, अगर हम बात करें टोटल एल्कलिनिटी की, टोटल एल्कलिनिटी कितना जाएगा, तो टोटल एल्कलिनिटी किसके बराबर होगा, टोटल एल्कलिनिटी एज ए CaCO3। अब टोटल एल्कलिनिटी की वैल्यू ये होगी किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा कितने के, कितना ml यूज हो रहा है, 50 ml ऑफ 0.02 H2SO4। तो टोटल एल्कलिनिटी किसके बराबर, ये बराबर होगा 50 ml ऑफ 0.02 H2SO4, राइट, ठीक है। और अगर आपको पता होगा जितना ml एसिड का यूज होता है, जितना ml एसिड का यूज होता है उतना ही ml एल्कलिनिटी प्रेजेंट है किसमें, सिस्टम में, सैंपल में एज ए CaCO3।
अगर आपने एल्कनिटी टेस्ट दिया होगा, देखो ये स्टैंडर्ड टाइट्रेंट है H2SO4 0.02 N H2SO4 क्या है, वो स्टैंडर्ड टाइट्रेंट है। इसी टाइट्रेंट को हम यूज़ करते हैं कहाँ पे, जब हम टेस्ट कर रहे होते हैं किसका, एल्कनिटी टेस्ट कर रहे होते हैं। उसमें हमने ये देखा कि जितने ml ऑफ H2SO4 यूज होता है, जितने ml ऑफ 0.02 N H2SO4 ml यूज होता है, उतना ही मिलीग्राम कैल्शियम उतना ही मिलीग्राम एल्कनिटी प्रेजेंट है एज ए CaCO3। तो यानी कि अगर टोटल एल्कनिटी की बात करें, ये कितना जाएगा 50 मिलीग्राम एल्कनिटी एज ए CaCO3। अगर किसी को डाउट है ये डायरेक्टली आप 50 ml ऑफ 0.0 H2SO4 कैसे लिख रहे हो, ठीक है, सबसे पहले अगर आपने टेस्ट करा होगा तो आपको ध्यान होगा कि ये अगर जितने ml जीरो, ये स्टैंडर्ड टाइट्रेंट का मतलब ही है, ये लिया ही इसलिए इस तरीके से आता है कि जितने ml इस एसिड यूजर है वो डायरेक्टली हम रिपोर्ट कर पा रहे हैं क्या, उतने ही मिलीग्राम क्या प्रेजेंट है, एल्कनिटी प्रेजेंट है एज ए कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, एज ए CaCO3। बट अगर आपको फिर भी लगता है कि किस तरीके से आया होगा ये, तो आप चेक कर लो कि अगर आपको पास पता है 50 ml ऑफ किसका 0.0 H2SO4 यूजर है, तो इसका मतलब ये कितने इक्विवेलेंट इसका यूजर है। अगर हम इसका इक्विवेलेंट चेक करें तो 50 ml इंटू 0.02 ये इसका मिली इक्विवेलेंट हो जाएगा, ठीक है, मिली इक्विवेलेंट हो जाएगा इसका। अगर आपको मिली इक्विवेलेंट पता है तो आपको पता है किसी भी, ठीक है, मिली इक्विवेलेंट या फिर इक्विवेलेंट ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ एनी अदर थिंग, यानी कि किसी भी मटेरियल का या किसी भी चीज़ की जितनी भी इक्विवेलेंट होता है वो हमेशा बराबर होता है किसी दूसरे मटेरियल के या किसी दूसरे सब्सटेंस के मिली इक्विवेलेंट के बराबर होता है। अगर हम ये बोल रहे हैं कि 50 इंटू 0.02 मिली इक्विवेलेंट किसका है, H2SO4 का, तो ये मिली इक्विवेलेंट जो होता है ये सभी के लिए बराबर होता है। तो यही मिली इक्विवेलेंट किसका हो जाएगा, CaCO3 का। अगर हमको रिपोर्ट करना है एल्कनिटी किसमें, CaCO3 के टर्म में, तो हम ये बोल सकते हैं यही मिली इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाएगा, मिली इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के। अगर यही मिली इक्विवेलेंट कैल्शियम कार्बोनेट के मिली इक्विवेलेंट के बराबर होगा, तो अब हमको ये बताना है कि कैल्शियम कार्बोनेट का कितना मिलीग्राम पर लीटर यूज हो रहा है। तो आप यहाँ पर डायरेक्टली बता सकते हो कि इसका मिली इक्विवेलेंट, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि यही क्या होगा, यही मिली इक्विवेलेंट होगा किसका 0.02 मिली इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि किसी भी मटेरियल का जो किसी भी सब्सटेंस का जो मिली इक्विवेलेंट होता है वो किसी दूसरे सब्सटेंस के मिली इक्विवेलेंट के बराबर होता है। तो अगर ये इसका मिली इक्विवेलेंट हो गया तो आप यहाँ से डायरेक्टली बोल सकते हो। अब अगर हमको कि कैल्शियम कार्बोनेट का क्या निकालना है, वेट निकालना, कितना मिलीग्राम, कितना वेट यूज हो रहा है, तो आप बोल सकते हो कि इसके इक्विवेलेंट वेट से मल्टीप्लाई कर दो किसमें, इस मिली इक्विवेलेंट में। तो 50 इंटू 0.02 इंटू 50 कैल्शियम कार्बोनेट का जो मिली इक्विवेलेंट होगा वो कितना होगा, 50 होगा। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट कितना आ जाएगा, ये अगर सॉल्व करोगे आएगा 50 मिलीग्राम, ठीक है, ये अगर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 50 मिलीग्राम। तो आप देखो टोटल एल्कनिटी अगर आपसे पूछा जा रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि जितना ml एसिड यूज हो रहा होगा कितना 0.0 H2SO4 का, उतना ही मिलीग्राम एल्कनिटी प्रेजेंट होगा सैंपल में एज ए CaCO3, ठीक है। और ये हम बात करें किसमें, टोटल एल्कनिटी एज ए CaCO3 इन 200 ml ऑफ सैंपल। आपका वाटर सैंपल कितना है, 200 ml ऑफ वाटर सैंपल आपके पास है 200 ml का, ठीक है। आपने देखा होगा कितना वाटर सैंपल है, वाटर सैंपल आपके पास 200 ml का है। तो अब यहाँ से एक बात तो क्लियर हो गया कि आपके पास 200 वाटर सैंपल में 200 ml ऑफ वाटर सैंपल में आपके पास 200 ml ऑफ वाटर सैंपल में कितना टोटल एल्कनिटी है, 200 ml ऑफ वाटर सैंपल में टोटल एल्कनिटी कितना हो गया, टोटल एल्कनिटी आपके पास होगा 50 मिलीग्राम एज ए CaCO3, ठीक है। अब अगर मैं बात बोलूं कि अगर इसी टोटल एल्कनिटी को रिपोर्ट करना किसमें, मिलीग्राम पर लीटर में, अगर आपको टोटल एल्कनिटी को रिपोर्ट करना है किसमें, मिलीग्राम पर लीटर में, तो टोटल एल्कनिटी इन मिलीग्राम पर लीटर, आपको टोटल एल्कनिटी रिपोर्ट करना किसमें, मिलीग्राम पर लीटर में, ठीक है। टोटल एल्कनिटी मिलीग्राम पर लीटर कितना जाएगा। अब आपको पता है 50 मिलीग्राम किसमें, 50 मिलीग्राम पर 200 ml वाटर सैंपल में, तो किसमें पर लीटर कितना जाएगा, 250 कितना 50/200 इंटू 1000, ठीक है। तो ये जो कितना 250 मिलीग्राम पर लीटर एज ए CaCO3, ठीक है। अब अगर आप ऑप्शन में चेक करोगे तो ऑप्शन में बताना टोटल एल्कनिटी ऑफ वाटर एज ए कैल्शियम बाइकार्बोनेट, आपको टोटल एल्कनिटी रिपोर्ट करना है किसमें, कैल्शियम बाइकार्बोनेट के टर्म में, ठीक है। अगर आप कैल्शियम बाइकार्बोनेट के टर्म में रिपोर्ट करना है तो ये वैल्यू कितना जाएगा, ये है किसमें, ये है कार्बोनेट किसमें, कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म में। तो अब आपको एल्कनिटी रिपोर्ट करना किसमें,
टोटल एल्कनिटी इन द टर्म ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट एज ए कैल्शियम बाइकार्बोनेट। आपको एल्कनिटी रिपोर्ट करना कैल्शियम बाइकार्बोनेट के टर्म में। तो ये आपके पास हो जाएगा कितना 250 अपन इसके मिली इक्विवेलेंट से डिवाइड कर दो, अपॉन कितना 50 इंटू इसका मिली इक्विवेलेंट से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 81। इसका मिली इक्विवेलेंट कितना हो गया, इसका जो इक्विवेलेंट वेट है वो कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा 250 इंटू 81 अपॉन 50, तो ये आ जाएगा 405। तो टोटल एल्कनिटी आगे कितना आएगा 405 मिलीग्राम पर लीटर आ जाएगा। आप ऐसा चेक करो, टोटल एल्कनिटी कितना है 405 मिलीग्राम पर लीटर एज ए कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो 405 मिलीग्राम पर लीटर एज ए कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो ये तो पहला बात हो गई। अब दूसरी बात समझो, यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि अब आपको और भी बताना है इसमें क्या कि क्या है, कास्टिक एल्कनिटी बताना है और बाइकार्बोनेट, ये कार्बोनेट एल्कनिटी और ये बाइकार्बोनेट एल्कनिटी है, ठीक है। सी ऑप्शन में आपको बताना है कार्बोनेट एल्कनिटी बताना है, अब डी ऑप्शन बताना है आपको बाइकार्बोनेट एल्कनिटी बताना है। तो आप कास्टिक एल्कनिटी बता दो, जो कास्टिक एल्कनिटी होगा कितना होगा, कास्टिक एल्कनिटी कितना होगा, आपके पास पीएच गिवन है, पीएच कितना गिवन है 4 गिवन है। तो आप यहाँ से पीओएच निकाल सकते हो, पीओएच कितना जाएगा 14 माइनस 4 कितना जाएगा 10। यहाँ से आप OH माइनस का कंसंट्रेशन बता सकते हो कितना हो जाएगा, तो OH माइनस का कंसंट्रेशन कितना होगा, ठीक है। OH माइनस नहीं है, पीएच कितना है, पीएच आपके पास 4 है, कितना है इनिशियल पीएच 10 है आपके पास ना, इनिशियल पीएच आपके पास 10 है, इनिशियल पीएच आपके पास कितना है 10 है। एक मिनट, इनिशियल पीएच आपके पास कितना है 10 है, तो वह 14 माइनस 10 इक्वल टू कितना जो 4 आ जाएगा। और ये आप इसका कितना OH माइनस का कंसंट्रेशन होगा 10 की रेज़ टू माइनस 4। और ये किस में होता है, ये होता है किस में, मोल पर लीटर में होता है, ठीक है। तो अगर हम बोले कि OH माइनस का कंसंट्रेशन कितना है, तो OH माइनस का कंसंट्रेशन है 10 रेज़ टू माइनस 4 मोल पर लीटर। अगर ये मोल पर लीटर में है, तो अगर आपको इसको मिलीग्राम पर लीटर में रिपोर्ट करना होगा तो कितना हो जाएगा OH माइनस का कंसंट्रेशन। तो फिर OH माइनस का जो कंसंट्रेशन होगा वो कितना हो जाएगा, OH माइनस का कंसंट्रेशन आप देखो मोल है, ये 10 रेज़ टू माइनस 4 ये मोल है। अगर इसको मोल, क्योंकि OH माइनस का जो वैलेंसी होता है, इसका जो वैलेंसी ये 1 है, OH माइनस का जो वैलेंसी है वो कितना 1 है। इसका मतलब इसका जो मोल होगा इसके ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर होगा, ठीक है। इसका देखो आप ऐसे कर लो ना, अगर आप इसका क्या, ये मोल है तो इस मोल को मल्टीप्लाई कर दो 17 से, ये कितना किस में जाएगा मिलीग्राम में। अब इसके क्या कर दो, इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट। और इस ग्राम इक्विवेलेंट को हम मल्टीप्लाई करते हैं कितना 10 रेज़ टू 3 से, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मिलीग्राम इक्विवेलेंट, ये हो जाएगा मिली इक्विवेलेंट, ठीक है, मिली इक्विवेलेंट हो जाएगा। अब यहाँ से आपको OH माइनस का क्या हो गया, मिली इक्विवेलेंट पता हो गया। तो आप क्या निकाल सकते हो इसमें कि OH माइनस का कितना मिलीग्राम यूज हो रहा है, तो 10 रेज़ टू माइनस 4 इंटू ये 1 हो गया, इंटू 10 रेज़ टू कितना 3 इंटू क्या हो गया, ये कितना हो गया मिली इक्विवेलेंट में हो गया। तो अब OH माइनस के इक्विवेलेंट वेट से क्या कर दो, आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। आपके पास निकला 10 रेज़ टू माइनस 3 इंटू 10, ये हो जाएगा कितना, ये मिलीग्राम, मिली इक्विवेलेंट से डिवाइड कर दिया, ये 10 रेज़ टू 3 क्या हो गया, मिली इक्विवेलेंट हो गया, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया, मिली इक्विवेलेंट हो गया इंटू, अब इसके OH माइनस के मिली इक्विवेलेंट से मल्टीप्लाई कर दो इक्विवेलेंट वेट से इंटू 17, ये कितना, ये किस में जाएगा, ये हो जाएगा मिलीग्राम पर लीटर में, ठीक है। तो pH 10 हो गया आपके पास, OH कितना हो गया 4 हो गया, OH माइनस का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा 10 रेज़ टू माइनस 4 मोल पर लीटर। आपको मोल से अगर निकालना है क्या, वेट ऑफ द OH माइनस कितना हो जाएगा 17 से मल्टीप्लाई कर दिए, फिर आप उसके इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर दिए, क्या हो गया आपके पास निकल जाएगा इक्विवेलेंट वेट। हाँ, ये क्या, ये हो जाएगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट किसका, OH माइनस का 17 से अगर आपने इसके इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड किया। अब अगर आप इसमें इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड किया, ये हो गया टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, ठीक है। अब इसमें 10 की पावर 3 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या निकल गया आपका टोटल मिली इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट निकल गया। ये आपके पास आ गया कितना, टोटल नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट, ये आपके पास है टोटल नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ OH माइनस, ठीक है। अब इस मिली इक्विवेलेंट में अगर आप 17 यानी कि इसके वेट से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे किसके, OH माइनस से, तो क्या निकल जाएगा आपका कि मिलीग्राम पर लीटर कितना किसका यूज हुआ है, इसका। देखो वही काम यहाँ पे किया गया, आप यहाँ पे चेक कर लो
कि OH माइनस का कंसंट्रेशन कितना 10⁻⁴, यहाँ से आप निकाल सकते हो इतना ग्राम इक्विवेलेंट हो गया। ठीक है, अब 10⁻⁻1 इसके ग्राम इक्विवेलेंट हुआ, तो आप इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दोगे, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻1 मिलीग्राम इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है, अब मिलीग्राम इक्विवेलेंट को अगर हम एल्कलिनिटी निकालें, तो आप एल्कलिनिटी निकालें तो यहाँ मल्टीप्लाई करो 50 से, अगर आप 50 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एल्कलिनिटी एज ए CaCO3 निकल जाएगा। तो 50 मिलीग्राम पर लीटर एज ए CaCO3 हो जाएगा। आपको CaCO3 के टर्म में एल्कलिनिटी रिपोर्ट करना है। अगर आप 17 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एल्कलिनिटी निकलता है OH माइनस के टर्म में। आप OH माइनस के टर्म में ना निकाल के आप डायरेक्टली यहाँ पे निकाल सकते हो किसके टर्म में, मिलीग्राम पर लीटर एज ए CaCO3 के टर्म में क्या निकाल सकते हो, मिली इक्विवेलेंट। तो यहाँ से आ जाएगा 5 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, ये 5 मिलीग्राम पर लीटर क्या निकल गया, OH माइनस की वैल्यू, यानी कि एज ए CaCO3। ठीक है, यानी कि आप बोल सकते हो कि जो कास्टिक एल्कलिनिटी है उसका जो कंसंट्रेशन है वो कितना है, 5 मिलीग्राम पर लीटर है। तो आप इसका ऑप्शन चेक करो, यहाँ पे जो ऑप्शन है यहाँ पे कितना है कि टोटल एल्कलिनिटी तो सही हो गया, कास्टिक एल्कलिनिटी कितना हो गया 1 मिलीग्राम पर लीटर एज ए CaCO3 जो कि गलत है, कितना 5 मिलीग्राम पर लीटर एज ए CaCO3 है। ये हो गया कास्टिक एल्कलिनिटी। अब आपको कार्बोनेट एल्कलिनिटी बताना, बाइकार्बोनेट एल्कलिनिटी बताना। ठीक है, एक बार आप जल्दी से चेक करो, टाइम कम है तो आप यहीं पे चेक कर लो, यहाँ पे डायरेक्ट चेक करो कि देखो अब हमने क्या किया कि अभी आपने निकाला होगा कि जो कास्टिक एल्कलिनिटी है वो कितना 5 मिलीग्राम पर लीटर है। तो आप यहाँ से डायरेक्ट देखो कि अगर ये जो कास्टिक एल्कलिनिटी है वो 5 मिलीग्राम पर लीटर है, तो अब आपको ये बताना है कि 200 ml के सैंपल में कितना मिलीग्राम एल्कलिनिटी है, कास्टिक एल्कलिनिटी। ठीक है, अगर आपको 200 ml में आप चेक करोगे तो 5 इंटू ये देखो 200 में आपको बताना है, तो 5 इंटू 1000 इंटू 200 कर दिया तो ये आ गया कितना 1 मिलीग्राम पर लीटर आप OH माइनस एज ए CaCO3। ये किसकी बात है, ये 200 ml सैंपल में कितना OH माइनस का कंसंट्रेशन ये आपको पता चल गया यहाँ से। तो 200 ml के कंसंट्रेशन में 200 ml सैंपल में कितना OH माइनस हो गया, 1 मिलीग्राम हो गया। ठीक है, अब ये बोला जा रहा है कि अप टू द 8.3 कितना एसिड कंज्यूम हो रहा है, जो पीएच की वैल्यू 10 से 8.3 लाने में कितना 21 ml है। आपने 21 ml आप कितना, ये 21 ml है, 21 ml आप 0.02 N2SO4 यूज हो रहा है, यानी कि 21 मिलीग्राम एल्कलिनिटी एज ए CaCO3 है। ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर हमने क्या किया, जो पीएच की वैल्यू 10 से 8.3 लाने में कितना मिलीग्राम कितना ml यूज हो रहा है एसिड का, 21 ml एसिड का यूज हो रहा है। इसका मतलब अभी हमने पहले बताया था कि जितना ml एसिड का यूज हो, यानी कि उस सैंपल में उतना ही मिलीग्राम एल्कलिनिटी प्रेजेंट है एज ए CaCO3। तो अगर ये 20 ml यूज हुआ इसका मतलब सैंपल में 21 मिलीग्राम एल्कलिनिटी प्रेजेंट है एज ए CaCO3। और पीएच की वैल्यू 10 से 8.3 लाने में क्या क्या कंज्यूम होता है, एक तो टोटल OH माइनस कंज्यूम होता है, प्लस हाफ ऑफ द कार्बोनेट एल्कलिनिटी क्या होता है, न्यूट्रलाइज होता है। तो हाफ ऑफ द कार्बोनेट एल्कलिनिटी कितना हो गया सैंपल में, आपने देखा होगा 200 ml सैंपल में टोटल OH माइनस कंसंट्रेशन कितना 1 मिलीग्राम है, OH माइनस की एल्कलिनिटी कितना 1 मिलीग्राम है। तो 200 ml सैंपल में हाफ ऑफ द कार्बोनेट एल्कलिनिटी कितना हो जाएगा 21 - 1 यानी कि 20 मिलीग्राम एज ए CaCO3 हो जाएगा। अब ये कितना हो गया, हाफ ऑफ द कार्बोनेट हार्डनेस कितना है, हाफ ऑफ द कार्बोनेट एल्कलिनिटी कितना है 20 है, तो आप टोटल कार्बोनेट एल्कलिनिटी कितना हो जाएगा 20 × 2 40 हो जाएगा। ये 40 मिलीग्राम CaCO3 कितना है, CaCO3 किसमें है 200 ml आप सैंपल में। तो अब आपको क्या निकालना है, कार्बोनेट एल्कलिनिटी रिपोर्ट करना है मिलीग्राम पर लीटर में। तो 40 × 1000/200, 200 में कितना है 40 है, तो 1000 में कितना हो जाएगा 200 मिलीग्राम पर लीटर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको निकालना है बाइकार्बोनेट एल्कलिनिटी। अगर आपको बाइकार्बोनेट एल्कलिनिटी बताना, आप क्या कर लो, आपको टोटल एल्कलिनिटी पता है 250 मिलीग्राम पर लीटर एज ए CaCO3 जो आपने सबसे पहले निकाला था। तो 250 में से क्या कर दो, टोटल कार्बोनेट एल्कलिनिटी और टोटल बाइकार्बोनेट एल्कलिनिटी क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। सॉरी 200 टोटल एल्कलिनिटी में से टोटल कार्बोनेट एल्कलिनिटी और 5 क्या है टोटल OH माइनस एल्कलिनिटी मतलब कास्टिक एल्कलिनिटी, इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये आ जाएगा 45 मिलीग्राम पर लीटर एज ए CaCO3। क्या ये बाइकार्बोनेट एल्कलिनिटी की वैल्यू हो जाएगी। तो बाइकार्बोनेट एल्कलिनिटी की वैल्यू कितना जाएगा 45 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, तो थोड़ा सा लेंथी कैलकुलेशन है टोटल एल्कलिनिटी, क्योंकि देखो यहाँ पे सारी बातें बताना है आपको, टोटल एल्कलिनिटी बताना है, कास्टिक एल्कलिनिटी बताना है, यहाँ पे ये कार्बोनेट एल्कलिनिटी है और ये बाइकार्बोनेट एल्कलिनिटी है। तो इन सारी बातों को आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज इतना ही रखते हैं, अब जितने क्वेश्चन बच गए एक और क्लास लेगा, उस क्लास में सारे क्वेश्चन हम क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एवरीवन।